देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीवनदीप आश्रम में आयोजित 5 दिवसीय महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पद्म विभूषित शंकराचार्य स्वामी सत्य मित्रानंद गिरी सभागार का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में संतों का आशीर्वाद और सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि जीवनदीप आश्रम सेवा न्यास हमेशा से मानव उत्थान और समाज की सेवा के लिए निरंतर कार्य करता आया है। महोत्सव में भाग लेने वालों ने इस धार्मिक और सामाजिक पहल की सराहना की है और आश्रम के प्रयासों को प्रेरणादायक बताया है। अनेक कार्यक्रमों के लिए जहां एक सभागार यहाँ पर बनाया गया है, उस सभागार का लोकार्पण था। साथ ही जो हनुमान चौक पर गेट लगाया गया है उसका भी लोकार्पण था। साथ में 1100 कन्याओं का पूजन और 6 सामूहिक विवाह के भी कार्यक्रम थे। अनेक भक्तजन आए हैं और मैं आज के सभी कार्यक्रमों के लिए और जिनका आज मंगल कार्य हुआ है उन सभी को बधाई देता हूँ। पूज्य संतगण भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं। अनेक अनेक स्थानों से अनेक भक्तगण यहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धालुजन पहुँचे हैं। सभी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के वाहक हैं, संभावक हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। इसको फिर से पुनर्स्थापना हो रही है। उनको सभी हमारे धार्मिक स्थलों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। काशी में काशी कॉरिडोर बन गया है। उज्जैन में महाकाल लोक बन गया है। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी प्रकार से हरिपुर कालसी में हम हरिपुर तीर्थ मनाने जा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर और टनकपुर माँ शारदा के तट पर, पूर्णागिरी के धाम पर शारदा कॉरिडोर का भी निर्माण हम करा रहे हैं। मानसखंड और केदारखंड के सभी मंदिरों का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के काम हमारे तेजी से चल रहे हैं। ऐसे अनेक जो धार्मिक हमारी विरासत है, हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सभी को सजाने का, संवारने का, उनको फिर से पुनर्स्थापित करने का, नए रूप में लाने का निरंतर कार्य हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चल रहा है। कुंभ को लेकर हम लोगों ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। सभी अवस्थापना की जितनी सुविधाएं बननी है, जितने काम होने हैं, उन सब पर काम हो रहा है। लगातार मैं भी 2 बार समीक्षा बैठकें अभी तक कर चुका हूँ। पूज्य संतगणों से भी हमने उनका मार्गदर्शन ले लिया है। सभी मिलकर हम लोग बड़ा भव्य और सुरक्षित कुंभ यहाँ पर आयोजित करेंगे। और कृष्ण की भूमिका में हरीश रावत जी हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या होने वाला, क्योंकि धर्म के अनुसार तो गौरव हारे थे। देखिए, हम लोग सभी काम धर्म के अनुसार करते आए हैं। उत्तराखंड में आपने देखा होगा सभी विद्यालयों में हमने गीता का पाठ अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है और इसके पीछे हेतु है कर्म करने वालों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अभी अभी पूरे देश के अंदर जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए और अभी बिहार में कल ही शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। सभी जगह लोगों ने काम करने वालों को, यानी कर्म करने वालों को, केवल बातें करने वालों को, भ्रम फैलाने वालों को पूरी तरह से नकारने का काम किया है। पूरी तरह से उनको सफाया उनका किया है और जो धर्म और कर्म करने वाले हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सभी वो धर्म के काम किए जा रहे हैं जो कर्म के अनुसार जरूरी है। डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड में पेराई सत्र 2025-26 का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक ब्रिजभूषण गैरोला और मिल के अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप ने पूजा अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर उन्होंने कृषकों, कर्मचारियों और क्षेत्रीय जनता को शुभकामनाएं दी। मिल की शुरुआत से किसानों में खुशी की लहर है।
जिससे गेहूं की बुवाई और गन्ना कटाई में सुविधा होगी। पिछले 3 वर्षों में गन्ना क्षेत्रफल लगभग 97% तक पहुंच गया है। पेराई सत्र में 30 लाख क्विंटल गन्ना प्रसंस्करण और 10% से अधिक चीनी प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बात सच है कि अभी रेट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए बहुत पहले से गंभीर है और स्वाभाविक तौर से हमारी जो शुगर मिल डोईवाला के अलावा अन्य और भी हमारी शुगर मिल के प्राइस सत्र शुरू हो गए हैं। लेकिन बहुत जल्द, शब्द मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, बहुत जल्द जो हमारा गन्ना मूल्य वो घोषित होगा। और जिस प्रकार से हमारे सरकार किसानों के हित में, किसानों के लिए काम कर रही है, और चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, और चाहे फिर हमें मूल्य भुगतान करने की बात हो, ये धामी सरकार निश्चित रूप से उसके लिए हमेशा आगे बढ़ी है। मैं इसके लिए माननीय अपने गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा जी का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और किसानों से कहना चाह रहा हूँ, चूँकि मैं तो एक स्वयं में किसान हूँ, मेरी भी यहाँ ज़मीन है और मेरी पर्ची भी यहाँ पे जब आती है, गन्ना हमारा भी आता है, तो मैं किसान के रूप में भी, एक विधायक के रूप में भी और एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ, बहुत जल्द किसान का जो एक सोच है, जो भाव है, गन्ना मूल्य बहुत जल्द घोषित होगा। पहले भुगतान किया गया समय पर, और इसी वर्ष भी हम लगातार किसानों का अच्छा भुगतान भी करेंगे। और अभी जहाँ तक किसानों का गन्ना मूल्य का जो रेट को बढ़ाने का जो विषय आपने रखा है, कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार किसानों के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी, मुझे पूरा विश्वास है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी गन्ने का जब का दाम बढ़ता है, तो वैसे ही हमारे उत्तराखंड में भी हमेशा बढ़ाया जाता रहा है। तो है, तो कोई किसान पे कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि पिछले आप देख लीजिए, पिछले 7-8 साल के अंदर हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार ने किसानों के हित में बहुत अच्छे काम किए हैं। और विशेष करके मैं जो अपनी शुगर मिल डोईवाला की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ का शुगर मिल का जो हमारा मिल का जो प्रोडक्शन पहले काफ़ी कम होता था, अब काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पर मशीनों का जीर्णोद्धार भी करवाया गया है। यहाँ पर हम किसानों को भुगतान जो मेन होता है, किसानों भाइयों को समय पे भुगतान, तो आप देख लीजिए, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, किसान भाई अच्छी संज्ञान में है कि हमारी सरकार के द्वारा उनका भुगतान तत्काल कर दिया गया है। कभी घाटे में है तो देखिए, उसको घाटे उबारने का प्रयास तो लगातार हमारी प्रयास किया जा रहा है, मिलकर जो मैनेजमेंट के द्वारा काम किया जा रहा है, और इसको हम और आगे अच्छा बढ़ाएंगे। और ये शुगर मिल हमारी एक बहुत अच्छी, एक बहुत मानी जानी शुगर मिल हमारी डोईवाला की है। इससे हमारा पूरा बाजार, हमारे किसान, हमारा आसपास का ग्रामीण इस शुगर मिल से बहुत जुड़ा हुआ है। ये बहुत पुरानी ऐतिहासिक शुगर मिल है हमारी है। तो इसको हम और अच्छा और अच्छा से अच्छा इसको करेंगे भविष्य में। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमलों के खिलाफ कांग्रेस ने राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता दिलाराम चौक से मार्च कर वन भवन पहुंचे। पुलिस ने गेट बंद कर प्रदर्शनकारियों को प्रवेश से रोका, जिसके कारण धक्का मुक्की हुई। बाद में कांग्रेसियों ने गेट जबरन खोला और वन भवन परिसर में प्रवेश कर सरकार और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका विरोध जंगली जानवरों के हमलों से ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है बातों को घुमा फिरा करके नैरेटिव सेट करने की। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ना अब विष की बात हो रही है, ना विष कन्या, ना पुरुष, किसी की बात नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा कि माननीय जो है गणेश गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नाम में ही गणेश है। तो अब हम श्री गणेश करने वाले हैं। 2027 का जो बिगुल है हमने फूंकने का कार्य कर दिया है। जिसे विष की बात करनी है वो विष की बात करे, जिसे विष कन्या पुरुष की बात करनी है करें। हम तो अमृत की बात करते हैं और अब चारों तरफ सिर्फ अमृत ही अमृत है। और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है विष पीना पड़ेगा 27 में, क्योंकि अमृत जो है अब कांग्रेस पार्टी की झोली में है। उत्तराखंड में महिलाओं को आर्थिक लाभ देने को लेकर सियासी विवाद गर्मा गया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपए देने की घोषणा सिर्फ वोट हासिल करने की रणनीति है। कांग्रेस का यह कहना है कि यदि सरकार सच में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है तो राशि तुरंत जारी करे। भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा
कि पार्टी लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रही है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सतीश लखेड़ा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से कहा कि वे वादों को पूरा करे, जैसे हिमाचल में महिलाओं को देने का वादा किया था। वो अगर उत्तराखंड में भी लागू करनी है तो अभी कर दे, चुनाव के टाइम पे 10,000 डालने से बढ़िया महिला 5 साल के 50,000 भी दे। महिलाओं को सशक्तिकरण करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप की ताकत देना, महिलाओं के उत्थान की बात करना, और जिस तरीके से बिहार में महिलाओं को दिया गया और जिस तरह बिहार का स्किल है उसके लिए मेहनत की गई, या मखाना बोर्ड उससे पहले बनाया गया, मखाना में काम करने वाले जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप थे उनको मजबूत किया गया, वो नियत अलग है। इनके फ्री बीज तो 1,000 रुपया नहीं उतर रहा है ज़मीन पे। प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल में घोषणा की थी, आज भी लंबा समय हो गया, 2 साल होने वाले हैं, अभी भी हिमाचल की महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं 2 साल से, उनको पैसा नहीं मिला है, बल्कि उल्टा मंदिरों के पैसे से वो तनख्वाहें बांट रहे हैं। तो हमारे ऊपर से ज़्यादा जरूरी ये समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा भाजपा कर रही है कि जहाँ भी इलेक्शन होता है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन था तो लाडली बहन योजना लाए, बिहार में उन्होंने 10,000 रुपये महिलाओं को दी, लेकिन राजस्थान में, हरियाणा में, बाकी जगह उनकी सरकारें हैं, आज दे रहे हो महिलाओं को पैसा। अगर उनको महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो चिंता इलेक्शन के 1 महीने या 2 महीने पहले क्यों आ रही है? उनको पूरे साल उनको पैसा देना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि आप भीख क्यों दे रहे हो? आप ऐसी योजनाओं को लाओ जिससे महिलाएं, युवा आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ें और अपना कोई स्वरोजगार अपना सके। उसमें तो कोई काम नहीं कर रहे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी आए थे, वो मनरेगा योजना का विरोध करते थे, बाकी योजनाओं का विरोध करते थे, और आज वही प्रधानमंत्री है जो चुनाव जीतने के लिए, वही भाजपा की सरकार है जो चुनाव जीतने के लिए लगातार फ्री में पैसा बांटना चाहती है। लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, यहाँ उनको 9 साल राज्य में सरकार को हो गए, क्यों आज वो यहाँ पे 9 साल से उनको पैसा देना चाहिए था? तो अगर सिर्फ इलेक्शन के लिए आपको लोगों को पैसा देना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रदेश के लिए भी। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। इस बीच ममून हसन के नाम से देहरादून में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक सचिन चौहान को नकली दस्तावेज के सहारे क्लब में काम करते हुए गिरफ्तार किया है। उनके साथ उनकी पत्नी भी पकड़ी गई है। और इस बीच पुलिस दोनों से नकली दस्तावेज बनाने के स्रोत और इसमें शामिल अन्य लोगों की पूछताछ कर रही है। अब दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इससे पहले भी दून पुलिस ने 9 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है। अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसमें इस तरह से अवैध रूप से निवासरत लोग, खासकर जो बांग्लादेशी हैं या जो ऐसे छद्म भेष में यहाँ रहकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निवासरत हैं, उन पर कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके तहत अभी पूर्व में 17 बांग्लादेशियों को इस तरह चिन्हित करके कार्रवाई की गई, 9 लोग को डिपोर्ट किया गया, 7 लोग अभी भी जेल में, जिनकी उद्वासन की कार्रवाई रिपोर्ट करने की अभी प्रक्रिया गतिमान है। इसी संबंध में एक सूचना हमारी टीम को प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पर निवासरत है, जो बांग्लादेश का हो सकता है और यहाँ पर अपना फर्जी नाम पते के साथ और एक महिला के साथ निवासरत है। चूँकि इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई तो बांग्लादेश से इस संबंध में हमारी टीमों ने कोऑर्डिनेट किया, और जब पूरी चीज़ पता चली कि हाँ ये बांग्लादेशी व्यक्ति है जिसका जो यहाँ पर कुछ सालों से आकर यहाँ पर निवासरत है, जिसका नाम ममून हसन है, तो इसकी जब आइडेंटिटी डिस्क्लोज पूरी पता चल गया, पूरी जानकारी के बाद, तो इसको कल हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो पूरा वाकयात ये निकला कि यह बस 2019 में फेसबुक से एक यहाँ की महिला से यहाँ से इसका संपर्क हुआ और 2-3 बार टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पर आया, और इसके बाद अवैध रूप से उस महिला को यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ पर निकाह भी किया और यहाँ पर कुछ वर्षों से निवासरत था और एक क्लब में काम कर रहा था। उसकी गतिविधियों को भी वॉच किया गया और सभी करने के बाद ये पता चला कि उसके द्वारा फर्जी आधार कार्ड वगैरह यहाँ कुछ लोगों के साथ मिलकर क्रिएट किया गया और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके यहाँ पर जो हिंदू नाम से यहाँ पर निवासरत था। चूँकि इसमें जो अभी दोनों लोग को अभी हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें कुछ और इनपुट मिले हैं जिन्होंने इनकी मदद करी है ऐसे फेक आधार कार्ड या पहचान पत्र बनाने में, तो उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है और उसमें आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में भूमाफियाओं ने एनआरआई बुजुर्ग महिला की 6 बीघा पुश्तैनी जमीन पर फर्जी प्लॉटिंग कर बेच दी है। अमेरिका में रहने वाली 80 वर्षीय नीलम मिसाल को जब जमीन में अवैध निर्माण होने की जानकारी मिली तो उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय से दस्तावेज मांगे। जांच में पता चला कि जमीन पर फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। महिला की तहरीर पर क्लेमेंट टाउन पुलिस ने 27 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपितों ने फर्जी बेनाम बनाकर जमीन बेचने का प्रयास किया। पुलिस मामले की गहन जांच करेगी। क्लेमेंट टाउन में भारूवाला में एक एनआरआई लेडी है जो जिनका निवास मूल रूप से दिल्ली में है, लेकिन काफ़ी वर्षों से वो बाहर निवासरत थी
और उनके द्वारा जब यहाँ पर उनकी एक लैंड थी और उनको जब जानकारी मिली कि यहाँ उनकी लैंड को काफ़ी लोगों ने मिलकर खुर्द-बुर्द करके उसको बेच दिया, उसकी रजिस्ट्री कर ली है, तो उसके आधार पर जो तहरीर प्राप्त हुई है, प्राथमिक जाँच उपरांत जो है इसमें जो 27 लोग के नाम आए थे इसमें कि इनके द्वारा खुर्द-बुर्द किया गया, 27 लोग पर केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन को स्पेशल SIT के लिए भी बताया गया, जिससे कि कहीं इसमें कोई संगठित रूप से अगर कोई गैंग काम कर रहा है तो वो भी ट्रेस किया जाए। तो मुकदमा दर्ज हो गया, आगे की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी साक्ष्य आएंगे उस पर तत्काल उसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में 22,000 से अधिक उपनल कर्मचारी नियमितीकरण और समान वेतन की मांग को लेकर लगातार 12वें दिन भी धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच बेरोजगार संघ ने उपनल कर्मचारियों की मांग को बेबुनियाद करार देते हुए हाईकोर्ट में रोक लगाने की चेतावनी दी है। संघ के अध्यक्ष राम कनवाल का आरोप है कि उपनल मूल उद्देश्य से भटक गया है और नियुक्तियों में प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदार शामिल है। उपनल कर्मचारी महासंघ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम और हाईकोर्ट पहले ही नियमितीकरण का आदेश दे चुके हैं और बेरोजगार संघ 22,000 कर्मचारियों का अपमान कर रहा है। उनका ये भी है कि मैं कहीं ना कहीं मैं कंडवाल जी को भी बोलूंगा स्पष्ट तौर से, कहीं ना कहीं आपका भाई भी होगा उपनल में, कहीं ना कहीं आपका चाचा ताऊ का लड़का भी होगा उपनल में, तो आप वो अनर्थ मत लीजिए, वो ये अनर्थ हो जाएगा। अगर आप जो है जय या माने न्यायालय जाइए, अगर आपको लगता है कि हम वैसे आए हैं बगैर चयन के आ रहे हैं, आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये यस कर दिया है, माननीय हाई कोर्ट ने हमें यस कर दिया है, सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज होगी, आज सरकार के आला अधिकारी कंटेम्प्ट में है, आप कैसे सिद्ध कर देंगे कि हम इनलीगल लगे? तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपकी लड़ाई सरकार से, आप हम हमारे बीच बताइए, हम अपने हक अपनी मांग जो माननीय हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने हमें सिद्ध कर दिया है कि नहीं, इन लोगों का रेगुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए, इनका नियमितीकरण होना चाहिए, इनका GST नहीं कटना चाहिए, तो आप कौन होता तय करने वाला है? इसका मतलब आप कोर्ट से ऊपर हो गए। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के साथ, उनके साथ देखिए, मैंने शुरू से कहा था कि हम अब ये तो हमारे भविष्य के साथ खिलाड़ कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि उन बच्चों के साथ खिलाड़ कर रहे हैं। भाई हमने भी विभाग में अपनी जो हमने तब तैयारी करनी थी, जब हमने टेस्ट निकालना पेपर निकालना था, तब तो हम विभाग की सेवा कर रहे थे ना। वो कौन समझेगा? 18 20 साल हमारे हो गए सेवा करते हुए, अब आप हमें सिखाओगे कि ये बैकडोर से आए कैसे आए? आप न्यायालय से ऊपर नहीं हो सकते मान्यवर, इसलिए मेरे आपसे निवेदन है, अभी हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है शांतिप्रिय ढंग से, जो सरकार अभी हमारी मांगों पे विचार कर रही है, जो हमारी मांगों के लिए राज्य सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है और जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी होने वाली है, तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि मान्यवर आप अपनी लड़ाई लड़िए, आप नेतागिरी मत करिए यहाँ, और कर्मचारियों के बीच अगर ये आक्रोश फैल गया तो आप चाहते हैं कि इस प्रदेश में फिर वो जैन जी शुरू करना चाह रहे हैं क्या? मतलब आप 22,000 कर्मचारियों के ऊपर टिकट टिप्पणी कर रहे हैं क्या? उनके विरुद्ध आप कोर्ट जाने के? अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपने तो हमारा सपोर्ट करना चाहिए था, हमारी मांगों पे समर्थन करना चाहिए था। नहीं यार, इलीगल है, आप उल्टा धमकी दे रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे। जाइए, आप कोर्ट जाइए, अगर आप माननीय कोर्ट से भी ऊपर है, यस सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, तो जाइए आप। मैं निवेदन करूंगा, आपकी लड़ाई सरकार से है, आप सरकार से लड़िए, हमसे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। जो मुख्य मकसद है वो ये था कि जो उपनल का नियमितीकरण सरकार विचार कर रही है कि हम उपनल का नियमितीकरण करेंगे, तो उसको लेकर जो है आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि उपनल का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो हमारे प्रदेश के पूर्व सैनिक हैं, जो उनके आश्रित हैं, उनको इसमें जो है लगाया जाए। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि बैकडोर एंट्री से जो है पूर्व जो सैनिक हैं, जो उनकी आश्रित हैं, उनको दरकिनार करते हुए, उनका अपमान करते हुए, नेताओं के आशीर्वाद से बैकडोर एंट्री के माध्यम से जो है यहाँ पर अन्य लोगों को जो है रखा गया। सवाल ये उठता है कि जब अगर आप उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट में था कि 5 जजों की बेंच ने जो ऐतिहासिक निर्णय दिया था, उसमें यह कहा गया था कि साल 2006 में इनका एक ऑर्डर जारी किया गया था कि एक बार जो है उपनल कर्मी हो, संविदा हो या फिर आउटसोर्स हो, उनका एक बार जो है सेटलमेंट कर दिया जाए। ये सेटलमेंट भी जो है उत्तराखंड सरकार ने साल 2016 में एक तरह से कर दिया था, उस ऑर्डर के पश्चात, 2006 के ऑर्डर के पश्चात। लेकिन इसके बाद भी नेताओं ने अपने वोट बैंक के चलते जो है अपने अपने लोगों को जो है उपनल के माध्यम से अंदर करवाते गए, और आज स्थिति ये हो गई कि उन नेताओं की गलती के कारण आज जो है हमारे प्रदेश के जो उपनल कर्मी हैं, आज वो वहां पर जो है धक्के खाने को मजबूर है, वहां पर जो है सड़कों पर बैठ रखे हैं, जबकि वो मांग ये कर रहे हैं कि नियमितीकरण हो, जबकि नियमितीकरण नहीं हो सकता है। बिना फॉर्म के, बिना विज्ञप्ति के, बिना जो है आप लिखित परीक्षा के दिए हुए जो है कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लगती है। बिना रोस्टर के, बिना आरक्षण के जो है आप सरकारी नौकरी नहीं लग सकते हो। इससे हमारे प्रदेश के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए भर्तियां कहां आएंगी? अगर आप एक बार सेटलमेंट कर देते हो तो भर्तियां फिर कहां आएंगी इस प्रदेश में? तो
तो हम ये चाह रहे हैं कि इस प्रदेश में उपनल कर्मियों के लिए जो एक समान वेतन है, जो भी वो मांग कर रहे हैं, सरकार उन पर विचार करे, जैसा भी करना है, लेकिन नियमितीकरण का उत्तराखंड बेरोजगार संघ, उत्तराखंड के बेरोजगार, उत्तराखंड का युवा विरोध करेगा। देहरादून 28 से 30 नवंबर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्र अधिवेशन की मेजबानी करेगा। परेड ग्राउंड में आयोजित इस 3 दिवसीय अधिवेशन का उद्घाटन 28 नवंबर को होगा, जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ मुख्य अतिथि होंगे। देश भर के 46 प्रांतों से लगभग 1500 प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज निखरा ने बताया कि अधिवेशन को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्या खास रहने वाला है, कितने डेलीगेशंस आ रहे हैं, पॉलिटिकल अगर हम बात करें कौन कौन किस किस को आपने आमंत्रित किया? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 28, 29, 30 नवंबर को देवभूमि उत्तराखंड की देहरादून में परेड ग्राउंड में संपन्न होने जा रहा है। इसका उद्घाटन समारोह 28 तारीख को सुबह प्रातः 11:30 बजे रहने वाला है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ जी इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थी परिषद के 46 प्रांतों के 1500 प्रतिनिधि इस अधिवेशन का हिस्सा बनने वाले हैं और देवभूमि उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ता उनकी व्यवस्थाओं में इस समय लगे हुए हैं। जिला अग्रणी बैंक के तहत शुक्रवार को उत्तरकाशी जिला प्रेक्षागृह में आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान का 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान और मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया और अनक्लेम्ड धनराशि वाले खाता धारकों को चेक वितरित किए गए। बैंक अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों की कमी या जानकारी न होने के कारण राशि वर्षों तक निष्क्रिय रह जाती है। शिविर में बड़ी संख्या में लोग आए और अपने दस्तावेजों की जांच करवाई। काशीपुर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कॉलेज ऑफ फार्मेसी विभाग में फार्मेसी वीक का आयोजन किया गया, जिसका थीम फार्मासिस्ट एंड एडवोकेट्स ऑफ वैक्सीन्स रही है। इस बीच कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य ब्रिजेश गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान और चेयरमैन गोपाल सिंह चौहान ने रिबन काटकर किया। महेश सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं और अध्यापकों को शुभकामनाएं दी। चेयरमैन गोपाल सिंह ने बताया कि फार्मेसी वीक पर 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, रंगोली और क्विज प्रतियोगिताएं शामिल है और ये आयोजन नवंबर के तीसरे हफ्ते में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज में आज ये प्रतियोगिताएं जो फार्मेसी वीक के रूप में संपन्न होंगी। मैं सर्वप्रथम सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री महेश जी को और चेयरमैन सर श्री गोपाल सिंह चौहान जी को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि आपने यहाँ के विद्यार्थियों के लिए फार्मेसी वीक में ये प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। खेल भावनाओं से छात्र जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसी शुभकामनाएं इस विद्यालय को देता हूं। छात्र अच्छी तरीके से खेलेंगे। मैं पूरे सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग और स्टाफ, टीचर्स और छात्रों को अपनी बधाई प्रेषित करता हूं। ये आज का गेम खेलेंगे और अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज जो हमारे यहाँ प्रतिवर्ष फार्मेसी वीक मनाया जाता, इसी क्रम में आज ये जो बच्चे आप देख रहे हैं जमावड़ा, इनका जो जोश होश है बिल्कुल, तो ये आज हमारा फार्मेसी वीक का इसका उद्घाटन है। और इसका उद्घाटन के लिए आज हमने जो उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज, हमारे काशीपुर का पुराना फेमस प्रतिष्ठित कॉलेज है, इसके जो प्रिंसिपल साहब हैं ब्रजेश जी, आज वो आए हुए हैं और उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, बच्चों को संदेश दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। मैं उनके आने का, आह्वान का, उनके आगमन का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और समस्त अपने विद्यार्थियों को ये कामना करता हूं कि खेल भावना से इस खेल को खेलें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं चेयरमैन सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। हमारे संस्थान में आज फार्मेसी वीक का आयोजन है। यह नवंबर के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है, जिसमें आज हमने खेल की गतिविधियों से प्रारंभ किया है, जिसमें कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, अन्य सभी प्रकार के खेल कराए जा रहे हैं।
और बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और क्योंकि यह शिक्षण संस्थान है, इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो मैं सभी बच्चों को ये शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सभी खेल खेलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मेरा नाम अक्षिता कौशिक है और आज हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी में फार्मेसी वीक हो रहा है, जिसमें 3 दिन का ये चलेगा, 21, 22 और 24। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे गेम्स आयोजित किए गए, जैसे आज है खो-खो, टग ऑफ वॉर, 100 मीटर रेस और वॉलीबॉल। तो इससे हम बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं और मैंने भी 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करा है और बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। तो बच्चों को पढ़ाई से हट के भी और बहुत चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है और बच्चे बहुत ज़्यादा इससे प्रोत्साहित होते हैं, जिससे बच्चे गेम्स तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।